हमारे गेस्ट पाइपर सरिता के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। वन वे रैली मार्केट में पिछले 2.5 महीने से, और कई लोगों ने मिस की होगी, लेकिन एक और जो अच्छी चीज़ रही है इस रैली की, वो ब्रॉड बेस रही है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स में रैली आ गई, मिड कैप्स ने कुछ नहीं किया, शानदार रैली मिड कैप्स में भी। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? जी, गुड आफ्टरनून अनुज, आपको और आपके दर्शकों को। सो अनुज, जैसे हमारी बात हो रही है रेगुलरली और 1-2 हफ्ते पहले भी हुई थी, जो पार्टिसिपेशन है वो क्लियरली बढ़ रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। और निफ्टी में आई थिंक अब वैल्यूएशंस इस लेवल पे है कि इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज मिड और स्मॉल कैप्स में, और काफी अपॉर्चुनिटीज है अनुज मिड और स्मॉल कैप्स में, क्योंकि अभी भी कंपनीज हैं जो बॉटम ऑफ साइकिल वैल्यूएशंस पे चल रही हैं, जबकि बिजनेस में क्लियरली रिकवरी है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, जहां पे मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रांग हो रही है। लास्ट क्वार्टर में उनकी कमेंट्री कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थी और अब क्लियरली ऑप्टिमिस्टिक हो गई है। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि देखें, निफ्टी और लार्ज कैप स्टॉक्स के बाहर और मिड और स्मॉल कैप्स में एंट्री ले, एक अच्छा समय है। मिड और स्मॉल कैप्स की अंडर परफॉर्मेंस जो रही है पिछले 5 साल से निफ्टी की बनस्पत, वो कैचअप हो रही है। और मुझे लगता है ये वैली वाइडन और डीपन होगी, जैसे आपने कहा, into more and more large mid caps and some small caps also। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है अनुज की ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जैसे डोमेस्टिक फ्लोज और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर को वापस देखना शुरू करेंगे। ओके, एफएमसीजी में एक जो रैली आई है, ब्रिटानिया देखिए आप, नेस्ले, लीवर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, अक्रॉस द बोर्ड रैली। स्टॉक्स इस समय क्या प्राइसिंग कर रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल मैट्रिसेस पर अभी सारे स्टॉक्स काफी महंगे हैं, लेकिन रैली एकदम नॉन स्टॉप है। जी, आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे स्टॉक्स वापस अपने मीन वैल्यूएशंस पे रिवर्ट करेंगे। आईटीसी तो एक अलग ही कहानी है, अभी भी महंगा स्टॉक नहीं है कंपेयर टू अदर एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे लीवर या नेस्ले हैं। और लीवर और नेस्ले भी अभी देखें तो अपने जो एवरेज मीन वैल्यूएशंस पे है वहां तक ही आए हैं, जबकि रैली अच्छी हुई है। और इन स्टॉक्स में अगर आप ध्यान दें अनुज, तो पिछले 3 साल में कुछ किया नहीं था, फ्लैटलाइन कर रहे थे। तो थोड़ा कैचअप रैली है एफएमसीजी सेक्टर में। मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप्स है एफएमसीजी में, वो अपने वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशंस पे आ गए हैं अब, तो ज्यादा जैसे हम कहते हैं जूस नहीं है उनमें। और एफएमसीजी में पर अच्छी बात यह है कि एफएमसीजी और इंक्लूड करूं अगर फूड, ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स को, तो उसमें भी मिड और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मुझे लगता है ये एक और सेक्टर है जहां पे लोग देखेंगे बियॉन्ड द लार्ज कैप्स एंड छोटी कंपनीज हैं जैसे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, इमामी टाइप की कंपनीज, जो मुझे लगता है कि वहां पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट वापस आने वाला है। अभय जी, पॉलिसीज एक्सपेक्टेशन क्या है? मीनवाइल मेरा प्रश्न यही केंद्रित है कि लास्ट पॉलिसी से अब तक सबसे स्ट्रांग मूव देने वाले स्पेस में, सेक्टर्स में रहे हैं, एनबीएफसीज भी रही हैं, और रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी, ये 3 स्पेस स्पेशली, आई मीन बैंक्स का जिक्र नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 3 स्पेस स्पेशली बहुत स्ट्रांग मूव देके गए हैं। रियल स्टेट एंसिलरी और रियल स्टेट, यहाँ पे प्रॉफिट्स को आप कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, रीजनेबली प्राइस्ड है और अपसाइड की पोटेंशियल अभी बाकी हैं? आई थिंक अविंदर जी, मेरे को लगता है कि इसमें एक बहुत लॉन्ग रनवे है अगले 3-4 साल का, मैं कहूँ तो, क्योंकि ये सेक्टर्स डीमोनेटाइजेशन के बाद से ऐसे बीटन डाउन थे, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, रेरा की काफी मुश्किलों से गुजरे हैं ये सेक्टर्स, और अब क्लियर डिमांड वापस आ रही है इसमें। रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं हाई एंड प्रोजेक्ट्स, मिड एंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस सिटीज, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, पुणे एब्जॉर्ब हो रहे हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे। और जो एक डाउट था कि क्या बिल्डर्स प्राइस बढ़ा पाएंगे, अब 5 से 7% से 10% का हाइक भी लिया है बिल्डर्स ने, और अपना मार्जिन इंप्रूव किया है। तो आई थिंक एक रोबस्ट डिमांड एनवायरनमेंट में जहां पे कंज्यूमर्स लेना चाहते हैं रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, कमर्शियल तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग था, तो एक रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है उनको अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। तो जैसे जैसे ईएमआईज कम होती है तो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है वीरेंद्र जी। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट की जो रैली है ये अभी शायद अर्ली स्टेजेस में है,
अभी भी मार्केट अभी भी अपने फेयर वैल्यू लेवल्स पे स्टॉक्स नहीं आए हैं और मुझे लगता है कि इनमें रैली कंटिन्यू करेगी क्योंकि मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि आरबीआई यहाँ से रेट्स बढ़ाए, बल्कि एक रेट कट साइकिल मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3 से 6 महीने में स्टार्ट होगी वापस। ओके, तो अभी भी अपसाइड पोटेंशियल्स हैं। और ये देखिए, बात करते करते जब मैं बात कर रहा हूँ इसी विषय पे, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज इस वक्त लास्ट पॉलिसी के दिन इसका भाव आप यकीन मानिए था करीब मैं ये याद अच्छी तरीके से 1152 के जोन में। इट्स नाउ 1444 और टेक्निकली जब मैं बात करूंगा कुछ देर पे इसके बाद तो सितंबर 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। अच्छा सर, अभी रियल एस्टेट की बात हो गई और रियल एस्टेट एंसिलरी की बात हो गई। आज आप देखिए लीडरशिप अल्ट्राटेक सीमेंट ने सीमेंट पे बहुत स्ट्रांग ली हुई है। सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव है। अल्ट्राटेक सीमेंट अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब प्लीज अल्ट्राटेक सीमेंट रखिएगा। ये स्विंग अभी और कितना चल सकता है, मतलब अभी और कितना पैसा बनेगा इस स्पेस में आपके अनुमान के मुताबिक? जी अगेन वीरेंद्र जी, मैं ये कहूंगा हम देखते हैं फंडामेंटल लेवल पे जो डिमांड सिचुएशन क्या है, और काफी साल तक सीमेंट कंपनीज कंप्लीटली डिपेंडेंट थी गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स पिकअप हो ही नहीं रहा था। पिछले 4-5 साल से देखें प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हुआ ही नहीं ज्यादा और कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ाने को तैयार था कोविड के बाद, और सबका ये डर था कि फिर से डिमांड अगर गिर गई तो क्या होगा। इस समय जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट कमेंट्री हम देख रहे हैं अक्रॉस द कंपनीज ऑप्टिमिस्टिक है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक है। बड़ी बड़ी कंपनीज के कैपेक्स प्लान्स ऑलरेडी आ गए हैं और एक बहुत पॉजिटिव क्रेडिट एनवायरनमेंट है जहां पे कैपेक्स करने के लिए बैंक लोन्स इजीली अवेलेबल हैं, सस्ते भाव पे अवेलेबल है। तो ये जो प्राइवेट कैपेक्स की वीरेंद्र जी साइकिल स्टार्ट हो रही है अभी, और गवर्नमेंट की कैपेक्स साइकिल तो चली रही है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे। जिसकी कैपेसिटी बढ़ाई है रिसेंटली उनको इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है सीमेंट स्टॉक्स में तो फेयर वैल्यूज उनके आसपास है, पर जो अर्निंग्स ग्रोथ है मुझे लगता है कि एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को इनका वॉल्यूम ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ बीट करेगा अगले 2 से 3 साल में। कुछ देर पहले हम जिमनी की लॉन्च की बात कर रहे थे और ऑफ कोर्स मारुति भी डिस्कस हुआ, लेकिन ऑटो में आप इस समय अगर नई पोजीशंस ले रहे हैं वो किन स्टॉक्स में होगी? जी, अब एक तो 2 व्हीलर्स है, वो काफी अट्रैक्टिव सेगमेंट है बिकॉज अफोर्डेबिलिटी भी है उसमें और कॉस्ट ऑफ ईएमआई भी कम हो रही है। 2 व्हीलर फाइनेंसिंग बहुत इजीली मिल जाती है हर्षदा। सो मुझे लगता है 2 व्हीलर स्पेस में जो इनोवेटर ब्रांड्स है, अगर इनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक है जो महंगे हैं पर इनोवेटर है, मार्केट शेयर लीडर है, वो टीवीएस है और ग्रोथ स्टॉक है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ एक वैल्यू जोन में है अभी भी बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। कुछ इम्पैक्ट आया इनके नंबर्स पे एक्सपोर्ट्स की वजह से, क्योंकि जो अफ्रीकन मार्केट में एक्सपोर्ट्स करते हैं वो रेगुलेटरी रीजंस की वजह से कम था, पर वो भी वापस पिकअप हो रहा है। तो मुझे लगता है 2 व्हीलर्स एक ऐसा स्पेस है, बजाज ऑटो स्पेशली, जहां पे एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। और दूसरी तरफ जो 4 व्हीलर्स का स्पेस है वो तो एक सेगमेंट है जो अच्छा ग्रो कर रहा है, टाटा मोटर्स का उसमें अच्छा प्रेजेंस है। तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड अपॉर्चुनिटीज हैं हर्षदा, बट इस समय अगर फेवर करेंगे तो आई थिंक टाटा मोटर्स और शायद टीवीएस और बजाज ऑटो अच्छी अपॉर्चुनिटीज लगी। ये फिलहाल वो स्टॉक्स जिनमें एक मौका क्लियरली 2 व्हीलर साइड पर बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर आज हमने देखा है इन्फोसिस जैसा सबसे ज्यादा जो पिटा था, काउंटर पोस्ट नंबर्स में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। मैं वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि कल जो नीजर्क रिएक्शन ईपैम के गाइडेंस कट के बाद आया था उसका ज्यादा इम्पैक्ट भारतीय कंपनियों पर नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग हम ज्यादा बैलेंस्ड काम करते हैं, डिस्क्रिशनरी वर्क बहुत कम होता है। दूसरी चीज, इंजीनियरिंग सर्विस कंपनीज में थोड़ी सी दिक्कत है। भारतीय कंपनियों ने क्लियरली कह दिया था कि इनफैक्ट उन्होंने गाइडेंस में ही रिफ्लेक्ट कर दिया है वो कंसर्न, और सेकंड हाफ ज्यादा बेहतर होगा। क्या इन लेवल्स पर आपने शुरू किया है टेक्नोलॉजी खरीदना, या फिर जब वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने लगेगा तभी आप खरीदने के लिए आएंगे? दैट वुड बी नियरली इन 3rd क्वार्टर। ये हर्षदा क्या होता है मार्केट में, आप तो ज्यादा अच्छे से देखते हैं, क्लोजली देखते हैं मेरे बनस्पत की, कोई वेट नहीं करता है मार्केट में नंबर्स इंप्रूव करने के लिए। तो अगर मुझे लगता है कि आप कोई वेट कर रहे हैं कि जब नंबर्स एक्चुअली इंप्रूव होंगे, जब दिखेगा तब मैं लूंगा, तो मुझे लगता है गाड़ी तब तक छूट जाएगी, क्योंकि
जो savvy इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन पे ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर्स में काफी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और बड़े इन्वेस्टर्स देख रहे हैं इन्फोसिस जैसी कंपनी जिन्होंने एक दो शायद बैड क्वार्टर्स एक निकाला है, शायद एक और निकाले, पर उसके बाद लीडरशिप पोजीशन बहुत स्ट्रांग है इन्फोसिस टीसीएस जैसी कंपनीज की। तो मुझे लगता है कि पूरा एलोकेशन जितना भी एक इन्वेस्टर रखना चाहे अपने पोर्टफोलियो में उसे रखना चाहिए। इस अभी के समय से वेट नहीं करना चाहिए कि नंबर्स इंप्रूव हो तब मैं ऐड करूं, क्योंकि उसमें तकलीफ ये हो सकती है कि आप लेट इनटू ट्रेड आए जब तक कि प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ जाए। अभेश, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और हमारे साथ बात करने के लिए। तो मार्केट और इंडिविजुअल सेक्टर स्टॉक्स पर एक अच्छी बातचीत इस समय।